जी, लास्ट सेशन में हम थे हाउ टू राइट अ पेपर। यस सर। जी, रीड करना स्टार्ट करिए रमजान से। सर ये कुछ पॉइंट्स तो हो गए थे आई थिंक। इंश्योर वैलिडिटी तक, इंश्योर क्वालिटी, जी, चलिए राइट गुड इंग्लिश। मैं रीकैप कर लेता हूँ उनमें। यानी कि इनिशियल था फाइंड द कंट्रीब्यूशन, outline related work, identify and engage co-authors, identify the readers, our target outlet, ensure validity and ensure quality। मीन एक्चुअली आपने जो अपना वर्क है उसकी क्वालिटी को भी इंश्योर जो है वो करना है। इसीलिए यस आप सर। अक्सर देखते हैं कि मैंने बार बार एम्फेसिस इस चीज पर किया था कि आपने जब लिटरेचर रिव्यू करना है या जो आर्टिकल जिसकी आपने असाइनमेंट नंबर 1 के अंदर समरी जो है वो बनाकर भेजनी है, एक तो वो लेटेस्ट हो और प्लस वेल रिप्यूटेड जर्नल का वो पेपर हो। मीन आई ट्रिपल ई ट्रांजेक्शन का हो, एल्सेवियर का हो या स्प्रिंजर का हो या टेलर एंड फ्रांसिस का हो। मीन अच्छे पब्लिशर का पेपर आपने लेना है और उसको आपने जो है वो रिव्यू करना है। जब भी आप हाई क्वालिटी या अच्छे पब्लिशर के आप जो है वो पेपर स्टडी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है वो वहां से आइडियाज जो है वो ग्रॉप करता है और फिर आप उन्हीं को, जैसे उन्होंने अपने रिसर्च प्रॉब्लम को हाईलाइट किया, उसको जो है वो सॉल्व किया और अपनी कंट्रीब्यूशन को वैलिडेट किया, तो फिर आप उन्हीं लाइंस पर रहकर अपना आर्टिकल जो है वो डेवलप करते हैं। यूजली आपको सुपरवाइजर जो है यही सजेस्ट करता है कि आप जो रिलेटेड वर्क में आपने जो आर्टिकल स्टडी किए हैं उन्हीं को आप ओपन करें और उसी में से जो अच्छा मीन के रिसर्च आर्टिकल है उन्हीं लाइंस पर आपको कहते हैं कि आप इसको जो है वो राइट डाउन करें अपने रिसर्च पेपर। जब क्वालिटी की आप बात करते हैं तो उसमें जो मेन चीज आ जाती है, एक तो ये है कि आपकी डायग्राम जो है, सबसे पहले डेट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपकी डायग्राम फ्लो डायग्राम है या एल्गोरिथमिक डायग्राम है या आपके पास है वो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस या रिजल्ट्स के ग्राफ हैं, वो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए। मीन के उसके अंदर जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो आपने उसको साइट किया हुआ है, ये तमाम चीजें आपने जो है वो केयरफुली करनी है और रीडर के लिए वो विजिबल हो। मीन ऐसा नहीं है कि उसका फॉन्ट बहुत छोटा हो फिगर के अंदर जो आपने टेक्स्ट वगैरह जो है वो लिखा हुआ है कि उसको जो है वो रीड करने में जो है वो प्रॉब्लम है। तो यूजुअली ये इनकरेज किया जाता है कि आप जो भी डायग्राम बनाएं वो स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक के अंदर बनाएं, ताकि अगर आपके आर्टिकल को जूम किया जाए तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो है वो आपकी जो पिक्चर की क्वालिटी है वो डिस्टर्ब ना हो या वो डिस्टॉर्ट जो है वो ना हो। एक तो क्वालिटी आ जाती है आपके मीन के उसमें फिगर्स की। नेक्स्ट आपके पास जो क्वालिटी है वो आपके पास इंग्लिश क्वालिटी है कि आपने कोई उसके अंदर ग्रामर मिस्टेक ना की हो, आपने जो है वो ठीक इंग्लिश लैंग्वेज मीन के हाई क्वालिटी इंग्लिश के अंदर आपने जो है वो राइट डाउन किया हो। अच्छा, अब आप जब आर्टिकल लिखेंगे तो ग्रामरली जो है वो आपके पास अवेलेबल सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप अपनी ग्रामर की मिस्टेक को जो है वो देख सकते हैं, या ऑनलाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो अपने आपको ग्रामर की जो मिस्टेक्स हैं उनको जो है वो इम्प्रूव जो है वो कर सकते हैं आप। हम क्योंकि नेटिव हमारी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है जब हम जो है वो लिखते हैं। लेकिन ये आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी क्वालिटी को। किस लिहाज से कर सकते हैं, वही जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप अच्छे हाई क्वालिटी रिसर्च आर्टिकल स्टडी करते हैं तो उससे आपकी इंग्लिश भी जो है वो इम्प्रूव होती है, टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग आपकी इम्प्रूव होती है। तो इनिशियल ड्राफ्ट में मे भी आपसे कोई इतना अच्छा ना ड्राफ्ट हो, लेकिन जैसे ही आप उसको रिवाइज करते हैं, सुपरवाइजर के पास जाते हैं, आइटरेटिव आप मल्टीपल उसके ऊपर आइट्रेशन डिप्लॉय करते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन दी पेपर क्वालिटी। तो मेरा अपना जो है, जब भी हम कोई भी आर्टिकल इवन दो कॉन्फ्रेंस में भी भेजना हो तो एटलीस्ट 6 to 7 आइट्रेशन हम उसके ऊपर जो है वो लगाते हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एक एक वर्ड उसका जो है वो
कुछ ना कुछ मीनिंग जो है वो कन्वे कर रहा होता है। तो मीन आपका, हम रिसर्चर ये कहते हैं कि आपका पहला आर्टिकल पब्लिश होना वाकई एक चैलेंजिंग टास्क है। उसके बाद आप काफ़ी हद तक यूज टू हो जाते हैं कि आपको पेपर देखकर अंदाज़ा हो जाता है कि क्या ये पेपर पब्लिश होने के काबिल है या कि नहीं। इसमें अभी तक जो पॉइंट हमने इंश्योर वैलिडिटी और क्वालिटी या राइट गुड इंग्लिश, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। नो नो सर। सर। अच्छा, अभी हमारे पास 21 पार्टिसिपेंट हैं, तो अभी आप शिजा ले लें इसका भी ना स्क्रीनशॉट, आप क्या वो ले लें इस सेशन का। यानी कि तमाम पार्टिसिपेंट जो भी हैं उनका आप ले लें, ताकि इसी की बेस के ऊपर हम फिर अटेंडेंस में भी जो है वो हेल्पफुल हो जाएगी। सर गूगल क्लासरूम में भी अटेंडेंस होगी? जी वहाँ पर भी होगी, लेकिन ये है कि हमारे पास ये एविडेंस होगा कि हमने जूम का सेशन जो है वो भी जो है वो कंडक्ट किया है, क्योंकि ये बेसिकली जो है वो मैनेजमेंट की तरफ से जो है वो रिक्वायरमेंट है कि जूम की भी जी उनको जो है वो देना होता है एविडेंस, और प्लस जो है वो हमने गूगल क्लासरूम का भी जो है वो देना है। सर जो यस लास्ट टाइम सर। अच्छा, यहाँ ये सारे पॉइंट आपको क्लियर है? जी नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रूफ रीड। मियाँ शहजाद साहब, मियाँ शहजाद साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? सर, जी सर, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। अच्छा शहजाद साहब ये मुझे काइंडली बताएं आपके, जब हम बात करते हैं प्रूफ रीडिंग की, तो इससे आपके जी माइंड में सर। क्या आता है? सर इसमें मेरे ख्याल में तो यही था कि जब हम प्रूफ रीडिंग कर रहे होते हैं तो हम एनालिसिस कर रहे होते हैं अपने पेपर का, कि इसमें हमने जो भी काम किया, जो भी वर्क किया है, इसमें हमारी क्या मिस्टेक्स हैं, क्या एरर है, इसमें क्या जो है, इसके अलावा मतलब जो मसले पेश आ रहे हैं, तो उसको हम सॉल्व करने के लिए जो इसको प्रूफ रीड करते हैं। अच्छा, अब आप काइंडली देखें कि जब आप प्रूफ रीडिंग की बात करते हैं, तो जब आपने पेपर को ड्राफ्ट किया, उसके अंदर आपने जो रिक्वायर्ड पिक्चर्स थी वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आपके जो टेबल हैं, आपके जो ग्राफ्स हैं, वो सारे आपके रिजल्ट को प्रॉपरली जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। आपकी मेथोडोलॉजी कंप्लीटली अगर हम उसको गो थ्रू करें आर्टिकल, तो वो सारी आपकी कंट्रीब्यूशन वो सारी उससे कन्वे हो रही है या नहीं हो रही। अच्छा, अब आप जब जी प्रूफ सर। रीडिंग करते हैं तो उसमें मैंने बार बार एम्फेसिस किया है आइट्रेशंस का। जितनी ज्यादा आप आइट्रेशन करते हैं, हर दफा कोई ना कोई पॉइंट जो है वो आपके माइंड में जो है वो आ जाता है। और सम टाइम ये हो जाता है कि आपने इतनी आइट्रेशन लगाई होती है कि आपको फर्दर उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट जो है वो नजर नहीं आती। जब ये स्टेज आ जाती है तो आप ये कोशिश करते हैं कि अपने सुपरवाइजर्स को, अपने सीनियर को या अपने दोस्त को कहते हैं कि यार इस आर्टिकल को आप जरा प्रूफ रीड जो है वो करें। तो जब भी कोई सेकंड पर्सन आपका आर्टिकल रिव्यू करेगा, तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीजें आपको हाईलाइट करके देगा, क्योंकि आप बार बार जी उस सर। आर्टिकल से गो थ्रू होते हैं, तो आपका माइंड जो है वो एक लिहाज से एरर से भी इवन दो यूज टू हो जाता है, तो आपको वो चीजें नजर नहीं आती। तो प्रूफ रीडिंग का सबसे अच्छा जो मेथड है वो यही है कि आप जब अपने तौर पर कहें कि ये अब मेरी तरफ से ड्राफ्टिंग फाइनलाइज हो गई है, तो आप अपने सुपरवाइजर को दें या किसी अपने सीनियर को दें, तो वो आपको जो है वो प्रूफ रीड करके दे दें। तो हम यूजुअली यही करते थे कि जब अपने तौर पर हम फाइनल कर लेते तो फिर हम अपने सुपरवाइजर को देते थे, तो फिर वो उसके अंदर जितनी भी मिस्टेक्स हैं, डेफिशिएंसीज हैं, वो सारी हाईलाइट करके हमें जो है वो दे देते थे, और हम उसको फर्दर जो है वो इम्प्रूव कर देते थे। तो प्रूफ रीडिंग इटसेल्फ जो है वो एक बहुत ही, यानी एक लिहाज से इम्पोर्टेंट जो है वो स्टेप है व्हेन यू आर गोइंग टू राइट अ पेपर।
and when you finalize your draft, and after a proofreading from different evaluators, वो evaluator आपके supervisor हैं, आपके दोस्त हैं, senior हैं, जो भी हैं, co-authors, then your article will be ready for the submission either in conference or in the journal. उसके बाद आप कर लेते हैं, फिर आर्टिकल को सबमिट करते हैं। अब यहाँ पर अगेन आ जाती है बात माज साहब कि आप आर्टिकल कहाँ पर जो है वो सबमिट कराएंगे। जी कहाँ पर आर्टिकल Yes. जी आर्टिकल कहाँ पर जो है वो सबमिट कराना चाहिए जी? पेपर की वर्थ के अकॉर्डिंग, जी पेपर की वर्थ के अकॉर्डिंग के किस लेवल का लिखा और वो कहाँ सबमिट होना चाहिए। अगर जनरल लेवल का तो जनरल में, अदरवाइज जहाँ पे सुटेबल हो। चले, एक तो ये क्वालिटी के ऊपर। अच्छा, अब आप देखिए कि उसमें भी आपके पास अगर कॉन्फ्रेंसेस की बात करते हैं तो आपके पास न्यूमरस ऑफ कॉन्फ्रेंसेस है, और सिमिलरली जब आप जर्नल्स की बात करते हैं तो आपके पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो जर्नल्स हैं। तो आप फिर उनमें से किसको जो है वो पेपर भेजेंगे? राना रही अनीस साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक सर। अच्छा अनीस साहब, आपने आर्टिकल जो है वो लास्ट टाइम क्योंकि सबमिट कराया है, जर्नल में कराया है, तो जर्नल सिलेक्शन किस क्राइटेरिया पर आपने की थी? सर जनरल सिलेक्शन एक तो इस क्राइटेरिया भी होती है कि आपका जो पेपर है वो किस एरिया का है, हाँ यानी कि एग्जैक्ट। एरिया आपका डिफाइन करता है कि आपने पेपर कहाँ पे भेजना है। क्योंकि बाज़ का जिस तरह कुछ ऐसे जर्नल्स हैं जिनमें मेडिकल के पेपर ज्यादा वर्थ रखते हैं, कुछ ऐसे जर्नल्स हैं जिनमें कंप्यूटर साइंस के पेपर ज्यादा वर्थ रखते हैं। तो पहला तो ये होता है कि आपका एरिया आप चूज करते जी वेरी हैं, वो उससे आपके जर्नल शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। जी वेरी गुड। एक्चुअली आप देखें बच्चे, जब भी किसी भी जर्नल या कॉन्फ्रेंस की आप वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर स्कोप जो है वो स्पेसिफाई किया जाता है उसका, कि किस किस एरिया के रिसर्च पेपर जो है ये इंटरटेन करते हैं, या उनको जो है ये रिव्यू करते हैं, या उनको ये पब्लिश करते हैं। तो आप जब भी पेपर किसी भी रिसर्च जर्नल के अंदर भेजते हैं तो जो एडिटर होता है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट देकर, आपके पेपर का टाइटल देखकर ये, या उसको इनिशियली गो थ्रू करके अंदाजा लगाता है कि ये जो आपका आर्टिकल है ये उस जर्नल के स्कोप के अंदर आता है या नहीं आता। तो पहला जो रिव्यू होता है वो एडिटर करता है। एडिटर ये देखता है कि ये उस जर्नल के रेलेवेंट है या कि नहीं है। तो रेलेवेंसी आपको बेसिकली मिलती है जर्नल्स की एरिया, आपका जो है जिस एरिया के अंदर आपने जो है वो काम किया हुआ है, तो उससे आपको जो है वो पता चलता है। अच्छा, फिर आपको अपने एरिया से रेलेवेंट से मल्टीपल जो है वो जर्नल्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे वीडियो प्रोसेसिंग के अंदर मैंने सबमिट कराना था और मुझे 10 जर्नल्स उसके जो है वो मिल गए। अब अगेन आजकल आपके पास जो है वो जो चीज़ें हम माइंड में रखते हैं पेपर अपना सबमिट कराने से पहले पहले, कि एवरेज रिव्यू टाइम क्या है किसी भी जर्नल का। एवरेज रिव्यू टाइम मीन, उसमें एवरेज रिव्यू टाइम हम देखते हैं कि बाज़ जर्नल का वहाँ पर मेंशन होता है कि वो 3 मंथ लेते हैं, 2 मंथ लेते हैं, 4 मंथ लेते हैं। तो एवरेज रिव्यू टाइम भी एक जो है वो पैरामीटर है जिसके ऊपर आप डिसाइड करते हैं कि किस जर्नल के अंदर आपने रिसर्च पेपर अपना जो है वो सबमिट कराना है। जी फर्स्ट पॉइंट आ गया, एरिया आपका क्या है। नंबर 2 एवरेज रिव्यू टाइम। नंबर 3 जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे, यानी कि हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, क्योंकि जहाँ पर आपको गवर्नमेंट भी और इवन दो यूनिवर्सिटी भी फंडिंग नहीं करती है आपकी रिसर्च के लिए, तो उसमें फिर आप ये देखते हैं कि पब्लिकेशन फी कितनी है। पब्लिकेशन फी यूजुअली ओपन सोर्स जो जर्नल होते हैं उनकी पब्लिकेशन फी होती है, क्योंकि वो आर्टिकल फ्रीली अवेलेबल होता है, जो भी रीडर उसको रीड करना चाहे या उसको डाउनलोड करना चाहे। और जो ओपन सोर्स नहीं होते आप उसमें कॉपीराइट उनको दे देते हैं, और वो फिर जो है वो उस आर्टिकल की उनके चार्जेस होते हैं कि वो किसी ने भी अगर आर्टिकल स्टडी करना है, डाउनलोड करना है, तो वो वहाँ पर पैसे देकर जो है वो आर्टिकल जो है वो उनसे परचेज करेंगे।
तो सबसे पहले जो थर्ड पॉइंट आ जाता है वो ये देखा जाता है कि उसकी पब्लिकेशन फी कितनी है, और फिर पब्लिकेशन फी के बाद आप डिसीजन लेते हैं कि अगर ये यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाता है